नमस्कार, लोकतंत्र में बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जायरा अली। चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने इस खास प्रोग्राम की। उत्तर प्रदेश के चुनाव में पूर्वांचल का पेच से ही तय होगा कि लखनऊ की गद्दी पर कौन काबिज होगा। दलित आंदोलन और समाजवादी राजनीति के गढ़ माने जाने वाले पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में अपनी खास जगह बनाई थी, लेकिन इस बार सुहेलदेव भारत समाज पार्टी और पिछड़े वर्ग के नेताओं के बीजेपी छोड़कर आने से समाजवादी पार्टी को अपनी सोशल इंजीनियरिंग पर पूरा भरोसा है। वहीं बीजेपी ने भी छोटी जातियों को दूसरे दलों को बड़ा दिखाते हुए सीटें बांटी हैं। साथ ही मोदी और योगी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से बने लाभार्थियों के वोट बैंक पर पूरा भरोसा है। ऐसे में पूर्वांचल का पेच न सिर्फ सत्ता बल्कि प्रदेश के भावी राजनीति की दिशा भी तय कर रहा है। गरीब के घर में चूल्हा जलता रहे, गरीब का बच्चा रात को भूखा न सो जाए, इसलिए पिछले 2 साल से हम मुफ्त राशन सुनिश्चित कर रहे हैं। मैं भी आपकी तरह एक बहुत सामान्य परिवार से आता हूं और जो आप अनुभव करते हैं वो मैं अनुभव करके आया हूं। पूर्वांचल आते आते सभी सियासी दलों के सुर बदलने लगते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाति का समीकरण को साधने के लिए गरीबी के बहाने खुद को पिछड़े ही नहीं अति पिछड़े वर्ग से जोड़कर पेश करते रहे हैं। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्नौज में ये दाव चला था तो समाजवादी पार्टियां हक्का बक्का रह गई थीं। पिछले विधानसभा में बीजेपी ने पिछड़ी जातियों को साथ में लेकर पूर्वांचल का पूरा समीकरण उलट कर रख दिया था। बीजेपी के साथ बीएसपी छोड़कर आए स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर जैसे पिछड़े वर्ग के नेता जुड़ गए थे, जिसकी वजह से पूर्वांचल की 111 सीटों में से बीजेपी को 84 सीटें मिली थीं, जबकि सपा गठबंधन के हिस्से 14 जबकि बीएसपी के खाते में 11 सीटें आई थीं। हालांकि वोट प्रतिशत और जीत के अंतर के मामले में बीजेपी को प्रदेश के दूसरे हिस्से के मुकाबले पूर्वांचल में कम सफलता मिली थी। इसलिए इस बार समाजवादी पार्टी ने 2012 के विधानसभा चुनाव में मिली जीत को दोहराने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी के कई मंत्रियों को समाजवादी पार्टी में शामिल कर ये संदेश देने की कोशिश की है कि अगड़ी जातियों की पार्टी बीजेपी में पिछड़ों के लिए जगह नहीं है। समाजवादी पार्टी ने इसीलिए बाकायदा जलसा कर बीजेपी से आए नेताओं को पार्टी में शामिल किया था। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य जी उनके सभी साथियों का सम्मान पगड़ी पहनाकर किया जा रहा है, जोरदार तालियों के साथ। लेकिन सियासी हकीकत इससे कुछ अलग है। बीजेपी ने पिछड़ी जातियों की नाराजगी से बचने के लिए बड़े दिल से गठबंधन दलों को सीटें बांटी हैं। अपना दल को 17 और निषाद पार्टी को 16 सीटें इसी क्षेत्र में दी गई हैं। दरअसल मौर्य, निषाद, राजभर, नौनिया दैसी अति पिछड़ी जातियां पूर्वांचल की सियासत में खासा असर रखती हैं और पूर्वांचल की कई सीटों पर पासा पलटने की ताकत रखती हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबीएसपी को 18 सीटें और संजय चौहान की पार्टी जेसीपी को 3 सीटें देकर दांव खेला है। पूर्वांचल के चुनाव में ये भी तय होगा कि राजभरों और नौनिया चौहानों के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली ये छोटी पार्टियां कितना दमखम रखती हैं। लेकिन ये भी सच है कि यहाँ दलित और समाजवादी विचारधारा का खासा असर रहा है। मुलायम सिंह और काशीराम की राजनीति पूर्वांचल में ही फली फूली थी और इसका असर 2019 के लोकसभा चुनाव में सर्जिकल स्ट्राइक के बावजूद सपा बसपा गठबंधन को पूर्वांचल में मिली जीत में देखा जा सकता है। यहाँ गठबंधन ने बीजेपी को जौनपुर, गाजीपुर, लालगंज, घोसी और अंबेडकर नगर में हराया था। वहीं बहुजन समाज पार्टी के लिए भी पूर्वांचल में असली इम्तिहान है। यहाँ की आबादी का लगभग 5वां हिस्सा दलितों का है, जिनमें ज्यादातर जाटव जाति से हैं। समर्पित मतदाताओं के दम पर पार्टी उन 5 सीटों पर इस बार भी अच्छी लड़ाई लड़ सकती है, जहाँ उसे पिछली बार जीत मिली थी। तब उसे यहाँ की 33 सीटों पर भी स्थान हासिल हुआ था। लेकिन बसपा की अंबेडकर नगर में पिछड़ी जातियों के प्रमुख नेताओं राम अचल राजभर और लालजी वर्मा आदि ने सपा का दामन थाम लिया है। बहरहाल ये कहना भी बिल्कुल सही नहीं है कि जातिवाद ही यहाँ के मतदाताओं की पसंद नापसंद का एकमात्र आधार है। बीजेपी ने कल्याणकारी योजनाओं के सहारे समाज में एक नए आधार वर्ग को तैयार किया है। बीजेपी को अपने इसी लाभार्थियों के समर्पित मतदाताओं के समर्थन का पूरा भरोसा है।
वहीं ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बहुत से मतदाता जातीय पहचान को तोड़कर विकास, सुविधाओं और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों से प्रेरित होकर वोट करने लगे हैं। ये अलग बात है कि ऐसे मतदाता शहरी क्षेत्रों में ज्यादा तो ग्रामीण इलाकों में कुछ कम होते हैं। लेकिन हिंदुत्व और राष्ट्रवाद जैसे नारे से प्रभावित ऐसे मतदाताओं ने बीजेपी को इस इलाके में बढ़त लेने में मदद की थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि वोट शेयर के मामले में पिछले विधानसभा चुनाव में भी पूर्वांचल में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच बहुत अंतर नहीं था। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस चरण में 3 दिन के लिए वाराणसी में डेरा डालना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस जाति और धर्म से ऊपर उठकर वोट डालने की बात जरूर कर रही है, लेकिन प्रियंका गांधी के कबीर चौरा मठ में धुनी रमाने को भी पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के लिए संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। अंशुमन त्रिपाठी के साथ एबीएन। तो छठे चरण का मतदान आज संपन्न हो गया है। अब बस एक 7वें चरण का मतदान बचा है और उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरा हो जाएगा। 10 मार्च को नतीजे आएंगे। लेकिन आज जिस तरीके से हमने देखा कि जिस तरीके से लोग पहुंचे हैं मतदान केंद्रों पर अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए, और देखना होगा कि आखिर किसे इस बार जीत मिलती है, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है प्रचार प्रसार के दौरान खुद को बेहतर दिखाने की और दूसरों पर वार करने की। और इसी पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक सोनकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी से। सत्येंद्र यादव जी जुड़ गए हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। प्रदीप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस से। इसके अलावा प्रोफेसर लक्ष्मी यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। लक्ष्मण यादव, माफ कीजिएगा, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले दीपक सोनकर जी, आपके पास ही आना चाहूंगी। पूर्वांचल की 111 सीटें हैं, जिनमें से 57 सीटों पर आज वोटिंग हुई है। कहा जाता है कि पूर्वांचल में जो सबसे बेहतर प्रदर्शन करता है, सत्ता भी उसी के हाथ आती है। तो इस बार आपको कितनी उम्मीद लग रही है? पिछली बार तो काफी बेहतर प्रदर्शन आपकी पार्टी का रहा था, करीबन 57 में से 44 सीटें आपके हाथ आई थी। लेकिन इस बार समीकरण बदले हुए हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए ज़हरा जी, अगर हम छठे चरण और पूर्वांचल क्षेत्र की बात करते हैं तो पूर्वांचल क्षेत्र को 2017 से पहले वंचित करने वाले और आज पूर्वांचल क्षेत्र में डेवलपमेंट और विकास की यात्रा एक संपन्न हुई है। अगर हम छठे चरण की बात करते हैं तो आज 57 सीटों पर चुनाव हुआ है। यही 2017 में इन्हीं 57 सीटों में से 46 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करी थी। और जिस तरीके से आज का वोटिंग परसेंटेज है, आज मुझे लगता है कि जो मेरी जानकारी में है 5 बजे तक लगभग 57% वोटिंग आज पूरे इस समय में हुई है और सिद्धार्थनगर में सबसे अधिक वोटिंग हुई है। तो लगातार जिस तरीके से जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी की तरह आ रहा है, ये एकदम मूलचूल है। और पूर्वांचल क्षेत्र के अंदर हम विकास की अगर बात करते हैं तो पूर्वांचल क्षेत्र के अंदर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हमको दिखाई देता है कि पूर्वांचल के लोग आज पूर्वांचल क्षेत्र से गोरखपुर से दिल्ली जाने में भी दूरी नहीं समझते हैं। आज पूर्वांचल क्षेत्र पूर्वांचल एक्सप्रेस के माध्यम से वहां व्यापार खड़ा हुआ है। जिस तरीके से औद्योगिक क्षेत्र में विश्वास जागा है, वहां कानून व्यवस्था को ठीक करने का काम किया है, वहां रहने वाले लोगों को, दलित समाज के लोगों को माफिया लोग किस तरीके से उनकी जगह सियाने का काम करते थे, आज उससे छुटकारा हुआ है। और उत्तर प्रदेश से भूमाफिया या तो जेल में है या उत्तर प्रदेश के बाहर है। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर ये बदलाव दिखा है, वहीं गोरखपुर के अंदर हमने पूर्वांचल क्षेत्र के अंदर एक बीमारी का भी सामना हमने 2017 से पहले बहुत किया है, जो बच्चों के अंदर पाने वाली हेपेटाइटिस बीमारी और जो दिमागी बुखार से हम लोग जानते थे। लगातार उस तरीके से कितने बच्चे उससे प्रताड़ित हुआ करते थे। मैं एक विश्वविद्यालय की बात बताना चाहता हूं कि तुलासिस वार्ड में एक बेड पर 2 से 3 बच्चों को भर्ती किया जाता था। वहीं आज बदलाव दिख रहा है, आज बेड खाली दिखाई देते हैं। 95% हम लोगों ने दिमागी बुखार पर कंट्रोल करने का काम किया है, जो एक बड़ी समस्या हुआ कर पूर्वांचल समस्या क्या हुआ करती थी। वहीं हमने गोरखपुर के अंदर खास कारखाने का खोलने का भी काम करा है, जिससे युवाओं को रोजगार का क्षेत्र बढ़ा है और व्यापार का क्षेत्र बढ़ा है। लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो विकास की यात्रा है, आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनकर के उभरा है। आज उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश बनकर के उभरा है। आज उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश बनकर के उतरा है। आज जनता
जिस तरीके से डेवलपमेंट के साथ जा रही है, निश्चित रूप से पहले चरण की बात हो, जी दीपक सोनकर जी, लेकिन आप यहाँ पर तमाम विकास की बात कर रहे हैं कि आप लोगों ने विकास किया है और इसके आधार पर आपको लगता है कि आप एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जब आपके बड़े बड़े दिग्गज नेता प्रचार प्रसार में जाते हैं, जनता से वोटों की अपील करते हैं, तो उनके जरिए तो कुछ और ही बातें सामने आती हैं। चलिए ठीक है, इसका भी मैं आपसे बाद में जवाब लूंगी। सत्येंद्र यादव भी जुड़े हुए हमारे साथ। सर, आप क्या कहेंगे कि अब किस तरीके से आप छठे चरण में उम्मीद लगाए हुए हैं कि आपकी पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहने वाला है, क्योंकि आपके लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछली बार बहुत खराब प्रदर्शन रहा था, महज 4 से 5 सीटें ही मिली थी आपको। सत्येंद्र यादव जी, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, हेलो जी जी जी, सुन पा रहे हैं सत्येंद्र जी? जी जायरा जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो अभी ये टीवीसी के विज्ञापन चला रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठकर, इन्होंने जो आंकड़े बताए हैं आपदा में अवसर, मोदी जी ने एक बार रैली में कहा था, ये पूरी बीजेपी इस वक्त आपदा में अवसर ढूंढ लेती है। बच्चे मारे गए, जो जिन बच्चों का गोरखपुर में इलाज नहीं हुआ, पूरे देश में जिस पर कौतूहल मचा रहा, ये इनको शर्म नहीं आई बोलते हुए, उस पर कोई काम नहीं हुआ है। एक अगर कोई एविडेंस दे सके तो इनकी इतनी हिम्मत नहीं है और इनके पास कोई कागज नहीं, इनकी औकात नहीं कोई कागज लेके बैठ पाए। मैं आपको आज गिनाना चाहूंगा। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल से फ्रॉड हो रहा है। जिस तरह से देश में फ्रॉड हो रहा है, इसी तरह से उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में फ्रॉड हो रहा है। किसानों के साथ एमएसपी एक बड़ा फ्रॉड हुआ, जिस पर 700 किसान मारे गए। टैक्स फ्रॉड, पूरे देश से टैक्स वसूला जाता है, स्पेशली उत्तर प्रदेश से भारी तादाद में टैक्स जाता है। सरकार कोई रियायत नहीं बरतती किसी के लिए, सरकार बड़ी संख्या में फ्रॉड करती है और भारी तादाद में टैक्स वसूली होती है। ये हवाई चप्पल वाला से हवाई जहाज तक का इन्होंने जो नारा दिया था, भारत नहीं उत्तर प्रदेश, विशेष तौर पे मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, उत्तर प्रदेश के साथ बड़ा फ्रॉड हुआ। हमारी सरकार ने 17 एयरपोर्ट सैंक्शन किए थे, इन्होंने उस पर कोई काम नहीं किया। जो हमारे सरकार ने फंड दिया था उसी को इन्होंने रेज करके और उसी पे काम करके छोड़ दिया। गंगा माई के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, पूरे देश में प्रचार हुआ कि गंगा माई के बेटे को गंगा माई ने बुलाया है। इस गंगा माई में लाशें तैरी, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में थू-थू हुई और लोगों ने बीजेपी को किस तरह से कोसा है और बड़ी संख्या में लोगों के घरों में दुख और दर्द और बड़ी संख्या में लाशें गंगा में तैरी। गूगल से इन्होंने फोटो डिलीट कराने की कोशिश की। डेड बॉडी फ्रॉड, पूरे देश में जलाने के लिए लकड़ियां नहीं मिली, अगरबत्ती नहीं मिली। हिंदुज्म की बात करने वाले, सनातन की बात करने वाले ये फ्रॉड, इन्होंने लोगों को जलने के लिए लकड़ी उपलब्ध नहीं करा पाए और लोगों को। सत्येंद्र यादव जी, आप तमाम बातें यहाँ पे रख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बीजेपी विकास के मुद्दे पर कोई काम नहीं करा है। चलिए ठीक है सत्येंद्र जी, जाहिर तौर पर है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पार्टी से भी अगर हम देखते हैं, अखिलेश यादव जी कई बार ध्रुवीकरण की कोशिश करते हैं, उनके जरिए भी इस तरह की बातें चुनावी सभा में कही जाती हैं, जो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से आप लोगों पर भी आरोप लगते रहे हैं इन सब चीजों के। चलिए ठीक है, मैं आऊंगी फिर आपके पास। प्रदीप सिंह जी, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को पिछली बार महज एक ही सीट मिली थी, इसी से ही संतोष करना पड़ा था, इस बार क्या उम्मीद है? निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी अभी आपने उसका बयान चलाया और बताया कि हमने आपको राशन दिया है इसलिए हमें वोट कीजिए, हमने आपका रोजगार छीन लिया है इसलिए हमें वोट कीजिए, हमने गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से सैकड़ों बच्चे मार दिए हैं इसलिए हमें वोट दीजिए। आप लगातार उन लोगों के स्वाभिमान को चुनौती दे रहे हैं, उनकी भावनाएं हाथ कर रहे हैं। आपने नौजवानों से रोजगार छीन लिया और कह रहे हो हमने आपको नमक खिलाया इसलिए नमक का हक लगेंगे। आप इस तरह की भाषा देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं गुंडे या जेल में है या बाहर है। ये आज की स्थिति उत्तर प्रदेश की ये है, अगर गुंडे जेल में है तो जेल से सरकार चला रहे हैं और बाहर है तो बाहर सरकार चला रहे हैं। जेल के अंदर से जेल सरकार चला रहा है, बाहर से तमाम और लोग सरकार चला रहे हैं। और गुंडे तो आजकल जेलों में बर्थडे मनाते हैं, वीडियो आप सभी ने वायरल किए थे। और जहां तक भूमाफियाओं की बात है, जमीन कब्जा करने की बात है, ये तो सरकार जमीन कब्जा कर रही है। आप लखनऊ से बैठकर जब बहस कर रहे हैं तो उनके सांसद गौतम सिद्धों के ऊपर सीधा आरोप है 250 बीघे से ज्यादा जमीन उन्होंने कब्जा कर ली है, अपने ही रिश्तेदारों की कब्जा कर ली है। क्या सरकार ने कोई इसका बुलडोजर वहां तक पहुंचा क्या तेरी महाराज के लड़के तक इनका बुलडोजर पहुंचा क्या हाथरस के आरोपियों तक इनका बुलडोजर पहुंचा क्या बुलंदशहर के आरोपियों तक इनका बुलडोजर पहुंचा क्या उन्नाव के
बलात्कारी नेता कुलदीप सेंगर के परिवार तक इसका बुलडोजर पहुंचा क्या? चिन्नानंद के परिवार में चलिए ठीक है, मैं जवाब लूंगी दीपक सोनकर जी से जवाब लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल वक्त की कमी भी होती है। देखिए सबको वक्त देना पड़ता है। प्रदीप सिंह जी चलिए ठीक है, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी के पास आना चाहूंगी अब मैं। प्रोफेसर लक्ष्मण साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, प्रदीप जी वापस आऊंगी आपके पास। प्रदीप जी, जवाब दिया क्या? हम समझ गए आपकी बात, आपकी सारी बातों का जवाब मिलेगा। दीपक सोनकर जी के पास जाएंगे, हम उनसे पूछेंगे, लेकिन फिलहाल अभी मैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी से ये पूछना चाह रही हूँ। प्रोफेसर साहब, आज हमने देखा जो वोटिंग प्रतिशत था मात्र 53% हमें देखने को मिला, और ये काफी कम है अगर हम देखें तो इस हिसाब से, क्योंकि जो पिछले चरण थे करीब 60 के आसपास ये प्रतिशत रहा था। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और क्या दर्शा रहा है ये प्रतिशत? देखिए, वोट परसेंटेज कम क्यों हुआ है इसका बहुत ठीक विश्लेषण कर पाना मुश्किल है कि कौन वोट देने नहीं आया है। लेकिन एक बात इससे ये जाहिर तौर पर होती है कि अगर किसी पार्टी के पक्ष में बहुत ज्यादा माहौल हो या सत्ता को बहुत पसंद कर रहे हो लोग, तो सत्ता उसको इस तरह से परिभाषित करती है कि देखिए हमें चाहने वाले लोग भारी तादाद में लाइन लगा के वोट दे रहे हैं। लेकिन यहाँ वोटिंग परसेंटेज कम होने का एक उदाहरण ये बनता है कि भाई ये समाज में पूर्वांचल के इलाके में जो भी लोगों के भीतर रोजमर्रा के सवाल थे, क्या उनको कोई पार्टी एड्रेस कर रही है? ये वही छठवां चरण के 10 जिले हैं जिसमें बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की थी, लेकिन पूरा का पूरा समीकरण इस बार बदला नजर आ रहा है। वे पार्टियां जो बीजेपी के साथ पिछले चुनाव में थी इस बार उनके खिलाफ खड़ी हैं। वे तमाम जातियां जो बीजेपी के साथ खड़ी थी उनमें एक खासी नाराजगी दिख रही है। लोग अपने सवालों पर वोट देने की बात कह रहे हैं। इसलिए ये चुनाव बहुत दिलचस्प है कि कम से कम पेंशन की बात हो रही है, खेती किसानी की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। अब ये कम से कम यहाँ पर जो चुनाव पहुंचा है वो यहाँ दिख रहा है कि लोग अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। इसलिए जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है वो फिलहाल नहीं होता दिख रहा है। और यह जो चरण है इसमें तमाम जातियों का मिक्सअप है। आप किसी जाति को ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा है, और जाति के आधार पर सब राजनीति कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है जो ये दावा करे कि उन्होंने जाति बिना देखे टिकट दिया है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि 36 चरण तक आते आते उत्तर प्रदेश और खासकर पूर्वांचल की जनता, जिसने पिछली बार बीजेपी को एक तरफा वोट दिया था, इस बार मुझे लगता है कि उसमें बहुत बदलाव दिख रहा है। खासकर निषाद जाति की बात अगर मैं करूं, जो बीजेपी के साथ अभी उसका दल है, लेकिन वहां भी जो नाराजगी लखनऊ के सम्मेलन में थी कि आपने हमें रिजर्वेशन नहीं दिया। तमाम जातियों की अपनी चिंताएं हैं, शिक्षा रोजगार का सवाल है, बिल्कुल। प्रोफेसर लक्ष्मण साहब की कहा जा सकता है कि पूर्वांचल के इलाके में जातिगत समीकरण बहुत ज्यादा मायने रखता है, और इस बार भी कहीं ना कहीं इस चीज का असर हमें देखने को मिलेगा। दीपक जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार बीजेपी की तरफ से, आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि 300 पार का दावा आप लोग कर रहे हैं कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। आज हमने देखा कि गोरखपुर में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए, उसके बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने कहा कि हाँ 250-300 के करीब, मतलब उनका विश्वास क्यों डगमगाया हुआ सा दिखा आज? ये बात थोड़ी समझ से परे है। देखिए जारा जी, लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी का विश्वास उड़ता है, और जिस तरीके से हम लोगों ने 300 संपर्क का पार का संकल्प लिया है, हम उस संकल्प तक पहुंचेंगे, उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। और जहां तक की बात मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र की है, तो मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार हर हफ्ते अपने क्षेत्र में लगातार रहते हैं। दूसरा, जहां तक की बात अभी जातीय समीकरण की आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास, सबके विश्वास के साथ बढ़ती है, न जाति, न धर्म और न संप्रदाय के साथ रहती है। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने न जात और धर्म को देख करके योजना से जोड़ने का काम किया, हर समाज को, हर वर्ग को योजना से जोड़ने का काम किया। फिर भी अगर पूर्वांचल क्षेत्र की बात आती है तो मैं आपको एक बात और उदाहरण देना चाहता हूं जयरा जी, कि पूर्वांचल क्षेत्र के अंदर या पश्चिम क्षेत्र के अंदर, बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर आज दलित समाज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ रहा है, लगातार एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि दलित समाज किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाकर के, कांधे से कांधा मिलाकर के खड़ा हो रहा है और उनके पक्ष में वोट कर रहा है। वो किस लिए वोट कर रहा है? वो विकास के लिए वोट कर रहा है। वो किस लिए वोट कर रहा है कि किस तरीके से 2017 से पहले किस तरीके से दलितों की जमीनों को कब्जाने का काम किया जाता था, उनकी जमीनों को हथियाने का काम किया जाता था। एक
एक उदाहरण भी मेरे पास है जहरा जी। मुरादाबाद के बिलारी तहसील के अंदर एक सोनकर समाज की महिला का 75 बीघा का जमा कर जाने का काम किया गया। समाजवादी सरकार माने 2015 के अंदर समाजवादी के ब्लॉक प्रमुख ने उनकी जगह को हटाने का काम किया। 2018 में भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से, कार्यकर्ताओं के प्रयासों से उनकी जगह को दिलाने का काम किया। तो ऐसे उदाहरण आज दलित समाज के अंदर जा रहे हैं। तो दलित समाज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के मुद्दे पर अग्रसर है। न जाति न धर्म को लेकर के लगातार हमको देखने को मिल रहा है। कोई जाति की बात करता है, कोई धर्म की बात करता है, कोई झूठ बोलने का काम करता है, कोई बहकाने का काम करता है। और निश्चित रूप से ये बौखलाहटी है। जी, तो आप यहाँ पे खास तौर से दलित समाज को फोकस करते हुए ये बात कह रहे हैं दीपक सोनकर साहब, अभी आप दलित समाज को फोकस करके कह रहे हैं कि वो हमारे साथ है, तो ये किस तरीके से इसको देखा जाए? फिर आप कह रहे हैं कि हम जातिगत नहीं, इस तरीके से नहीं करते हैं, हम समीकरण नहीं तय करते हैं, हम विकास के मुद्दे पर बात करते हैं, जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं। देखिए, मैंने बताया है ना, सभी लोग सबका साथ सबका विश्वास के तहत में सब लोग विकास के साथ चल रहे हैं, विकास के मुद्दे के साथ बढ़ रहे हैं। आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट खड़ा हो रहा है, उस डेवलपमेंट के साथ चल रहे हैं। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में युवा स्टार्टअप व्यापार के माध्यम से अपना व्यापार खड़ा कर रहा है, किस तरीके से गरीब को छत देने का काम किया गया है, किस तरीके से गरीब को अच्छी बिजली कनेक्शन देने का काम किया है, किस तरीके से उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने का काम किया है, किस तरीके से उसको अच्छे उज्ज्वला। अखिलेश यादव जी तो कह रहे थे कि ये उज्ज्वला योजना नहीं, आपकी भुजबला योजना है। चलिए ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास वापस। सत्येंद्र यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए। तो यादव जी यहाँ बैठ करके मुझे लगता है भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। ये भ्रम में उत्तर प्रदेश की जनता नहीं आने वाली है, ये महकामे में भ्रम में आने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता निश्चित रूप से विकास के साथ जाने वाली है, डेवलपमेंट के साथ जाने वाली है। चलिए ठीक है, सत्येंद्र जी कहिए। सोनकर साहब, आपकी कथा रूपी हमने प्रवचन सुन लिया है, अब आप शांत रहें। मेरी बात अधूरी रह गई थी। जब अप्रवासी मजदूर लौट रहे थे कोरोना काल में, सरकार ने बिल्कुल, सरकार सो गई, सरकार का कान पे जू नहीं रहेगा। जो सरकारी बसें योगी आदित्यनाथ जी कोरोना काल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवा के कार्यों में लगा था। वहीं आपकी बात सुन रहा हूँ, यात्रा पर घूम रहे थे। करते हुए बीच में न कूदें, वो तर्क करते हुए जब मेरी बात चले ना, तो आप बीच में न कूदें, ठीक है? जब मैं पक्ष रखूं, चलिए ठीक है सत्येंद्र जी, बात रखिए। मैंने आपकी बात सुनी है। अप्रवासी मजदूर जब उत्तर प्रदेश वापस आ रहे थे, तो सरहदों पर इस तरह से, जिस तरह से वो पाकिस्तानी हो, खालिस्तानी हो और पता नहीं क्या क्या, जिस तरह से उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, ये संवेदनहीन सरकार में भारी तादाद में, आप सोचिए, हमने उन तस्वीरों को देखा है जब गरीब माँ और बाप अपनी 2 बेटियों को लेकर रास्ते में 13 दिन से पैदल चल रहे थे। रास्ते में चारों के चारों लोग मारे गए। हमने इस उत्तर प्रदेश की तस्वीर कभी सोची नहीं थी कि एक साधु, एक सन्यासी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश इस दर्द को देखेगा कि लाखों की तादाद में कोरोना में और हजारों की तादाद में इस प्रवासी मजदूर जब वापस लौटेंगे अपने उत्तर प्रदेश, तो उनकी मौतें होगी। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बड़ी संख्या में उन मजदूरों के साथ सरकार ने फ्रॉड किया। काला धन की बात हुई थी वापस आने की, सरकार ने बड़ी तादाद में, ये भी सरकार ने लोगों से झूठ बोला, लोगों के साथ धोखाधड़ी, जालसाजी और फ्रॉड हुआ, कोई काला धन वापस नहीं आया। 2 करोड़ नौकरियों की बात, ये भी फ्रॉड साबित हुई। 15 लाख रुपए की बात, ये भी फ्रॉड साबित हुई। एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था, आज पता नहीं वो एंटी रोमियो स्क्वाड कहाँ है। आज जिन एंटी रोमियो स्क्वाड के लिए लोगों को नियुक्त किया गया था, आज वो लोग हमारी बहन और बेटियों को लखीमपुर में रात में 12 बजे ऐसे मिट्टी के तेल से जलाते हैं। भारत में और इस लोकतंत्र में, आजाद भारत में, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था जो ब्रिटिश हुकूमत की है वो इन भारतीय जनता पार्टी वालों ने किया है। आयुष्मान कार्ड इन्होंने दिया। आयुष्मान कार्ड, आज अस्पतालों में बड़ी संख्या में लोग दम तोड़ देते हैं, बेड नहीं है, इनका मेडिकल फैकल्टी बिल्कुल फेल है। जिस तरह से हमने उत्तर प्रदेश में जिन मेडिकल कॉलेज को डेवलप किया था, आप देखिए बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज तैयार हैं, बड़ी संख्या में कैंसर इंस्टीट्यूट तैयार हैं। लखनऊ का देख लीजिए, कन्नौज का देख लीजिए, हजारों करोड़ रुपए खर्च किया। सरकार ने इसलिए चालू नहीं किया कि कहीं अखिलेश यादव जी को इसका क्रेडिट न चला जाए। ये कितनी छोटी और ऊंची मानसिकता की सरकार है। इन्होंने रेमडेसिविर में बड़ा फ्रॉड किया। 1 लाख रुपए तक इंजेक्शन खरीदने के लिए कालाबाजारी हुई है। इन्होंने
राशन में बड़ा फ्रॉड किया। उत्तर प्रदेश का राशन मध्य प्रदेश में 140। चलिए ठीक है सत्येंद्र यादव जी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा सरकार ने विकास का कोई काम नहीं किया है और आप लोगों ने जो काम किए थे उसको भी आगे नहीं बढ़ाया है। ठीक है, हम इसका जवाब लेंगे दीपक जी से। ठीक है, ठाकुर और दूसरा ठोको, इस दो के ठीक है, अलावा ढाई काम आधा काम इन्होंने बुलडोजर और प्रचार किया है खाली बस। ठीक है, चलिए ठीक है। और फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो आज का खास तौर से छठे चरण का मतदान हुआ है, किस चीज को लेकर जनता ने इस बार वोटिंग की है और कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे होंगे जनता के जहन में जिसे सोचकर इस बार के लिए वोट डाले गए होंगे। प्रदीप सिंह जी, आपको क्या लगता है? हालांकि प्रियंका गांधी भी लगातार इस बार काफी जोर शोर से कैंपेनिंग करी है उन्होंने, और पूर्वांचल में भी गई थी, वो गोरखपुर में भी गई है, वहां पर भी उन्होंने रोड शो करा, लोगों को जोड़ने की कोशिश करी है। आपको क्या लग रहा है इस बार कुछ फायदा पहुंच सकता है आपकी पार्टी को? देखिए, प्रथम चुनाव से लेकर 7वें चुनाव तक ये मुद्दा एक ही है, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी हताश और उदास नजर आ रहे हैं। बनारस की बात करते हैं तो बनारस में इन्होंने 4 गांव जो वोट दिए थे, आज तक उनका तो विकास कर नहीं पाए। आप प्रधान आ गया वहां का नागेपुर गांव, जयापुर गांव, कतरैया गांव, डोगरी गांव, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को गांव भी नहीं पता हमसे। और बनारस में ये वही जगह है जहाँ फ्लाईओवर गिरा था, जहाँ 15 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और राजन मित्तल जी आज भी इनके प्रिय सरकार के प्रिय अधिकारियों में से हैं। प्रधानमंत्री जी लोगों को लगता है कि बनारस के लोग समझ गए हैं, बनारस के लोग समझ गए हैं कि आपने 150 मंदिरों को उजाड़ा है, बनारस के लोग समझ गए हैं आपने 6000 करोड़ का सिर्फ कारोबार तबाह कर दिया, बनारस के लोग समझ गए हैं भदोही का 1200 करोड़ का कालीन कारोबार आपने तबाह कर दिया, और नौजवानों का आपने रोजगार छीन लिया, महंगाई आपने चरम कर दी, आपने 72 रुपए का कड़वा तेल 250 में बेच दिया, 100 रुपए में आपने पेट्रोल बेच दिया, लगभग इतने रुपए में आपने डीजल बेच दिया, और राशन देने के आप बड़ी बातें कर रहे हो कि तुमने हमारा नमक खाया है इसलिए आपको आप उन्हें वोट दीजिए। बताइए सरकार की नैतिक जिम्मेदारी क्या? सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और भोजन, ये और कानून व्यवस्था। आपने अगर 2 किलो राशन से दिया तो आप कह रहे हो आपने मेरा नमक खाया, आप सीधे सीधे उनकी भावनाओं को हाथ कर रहे हो, आप उसके स्वाभिमान को चुनौती दे रहे हो, आपने उनसे रोजगार छीन लिया। आज 100 में से 68 युवा बेरोजगार है, इस पर आप बात नहीं कर रहे हो। आपने हवाई जहाज जी बिल्कुल प्रदीप सिंह जी, एक बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में, और इस बार ये मुद्दा काफी अहम भी माना जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल जब मतदान करके लोग निकल रहे हैं मतदान केंद्रों से, हम काफी तादाद में ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं और उनका कहना है कि हमने रोजगार को ध्यान में रखकर ही इस बार अपना वोट डाला है। प्रोफेसर साहब, हमने देखा पूर्वांचल की अगर बात करते हैं तो जातीय समीकरण बहुत अहम मायने होते हैं इसके, जैसे कि आपने पहले भी बताई थी ये चीज, और विकास के मुद्दे भी कहीं ना कहीं खोते हुए से हमें दिखाई देते हैं इस एरिया में जब वोटिंग की बात आती है तो। और गोरखपुर का में अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, यहां से वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। लेकिन क्या लगता है ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो ग्रामीण इलाकों में कैसा इस बार का हमें समीकरण देखने को मिल रहा है? क्योंकि गढ़ रहा है ये गोरखपुर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का, तो उनकी जीत कहीं ना कहीं पक्की मानी जा रही है वहां पर। लेकिन ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो उन्हें किस तरीके से देखा जा रहा है? जी, पहली बात तो ये देखिए कि कोई भी राजनीतिक दल है वो कभी ये नहीं कहता कि वो कितना जातिवाद करता है। जाति इस देश की ऐसी सच्चाई है जिसमें आपको राष्ट्रपति तक की जाति प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बतानी पड़ती है। कैबिनेट में मंत्री बनाते हैं तो बताते हैं कि 12 दलित और 27 ओबीसी को मंत्री बनाया है। क्यों बताया आपने? आप 13 पॉइंट रोस्टर किसके कार्यकाल में आया? 2 अप्रैल का भारत बंद क्यों करना पड़ा? स्टेटोसिटी और जातियां देख करके टिकट दिए जा रहे हैं। ये किसी एक दल की बात नहीं है, ये सच्चाई है और इसे कबूल करना चाहिए। इसमें ये कहना कि हम जाति नहीं देखते, ये बुरी मतलब ये राजनीतिक रूप से नैतिक सवाल नहीं है। दूसरी बात कि जब आपने विधानसभा वार, जैसे मैं अम्बेडकर नगर की बात करूं, अब अम्बेडकर नगर में बसपा इस जमाने में बहुत मजबूत रही है। अभी बसपा के कई प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी ने जिस जाति का कैंडिडेट दिया, 2-3 सीटें तो ऐसी हैं जहां बीजेपी ने भी उसी जाति का कैंडिडेट दिया है। कई तरह के समीकरण काम करते हैं। गोरखपुर की बात करिए, शहरी आबादी कई सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वजहों से बीजेपी के पक्ष में खड़ी रही है, लेकिन ग्रामीण आबादी में उस तरह के रुझान आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो मैं जब कहता हूं, मेरी समझदारी ये है कि जाति अकेले काम नहीं करती है, जाति के साथ साथ पैरेलल वो सारे मुद्दे भी काम करते हैं, जैसे खेती किसानी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, या आरक्षण पर हमला है, या संविधान पर हमला है, या कोई महिला के खिलाफ जो भी समाजी माहौल है, ये पैरेलल काम करता है।
अगर हाथरस की बात होती है तो वो इसलिए होती है कि महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार इस देश में हर जगह हो रहा है, लेकिन अगर वो महिला किसी वंचित शोषित तबके की है तो अन्याय अत्याचार बढ़ जाता है। वैसे ही जो पहले से गरीब है, कमजोर है, उसी के बीच तो आप लाभार्थी समूह की डिबेट लेके आए हैं। बीजेपी ने इन्हीं जातियों को जोड़ करके 2017 में सामाजिक न्याय करने का दावा किया था और उसका फायदा उन्हें चुनावी तौर पर हुआ है। इस बार उनके कई नेता उनके पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए हैं। तो इस समय उत्तर प्रदेश में, खासकर 6वें चरण में, ग्रामीण मतदाताओं के सवाल खेती, किसानी, बेरोजगारी के सवाल हैं, लेकिन उनमें जो जातिगत विभाजन है उसके आधार पर शोषण है, लैंगिक विभाजन है तो उसके आधार पर शोषण है। कबूल कोई नहीं करेगा, सब यही कहेंगे कि हम तो सबका साथ सबका विश्वास की बात करते हैं, लेकिन बयानों को अगर आप गौर करें, गर्मी शांत कर देना, अब्बा जान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, ये किनके बयान है? ये अच्छी राजनीति का बयान नहीं है। मुझे लगता है कि 6वां चरण और 7वां चरण एक किस्म का सामाजिक न्याय का जगह है जहां कई दल हैं जिनके साथ दांव पर है। फिर भी मुझे लगता है कि जाति के साथ साथ ये मुद्दे, महंगाई, पेंशन, शिक्षा, रोजगार और खेती किसानी का सवाल, ये अहम सवाल है और नाराजगी साफ दिख रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 10 मार्च को ये वोटिंग परसेंटेज किधर शिफ्ट करता है, क्या सत्ता में बदलाव आता है या वही पुराने लोग आते हैं। जी प्रोफेसर साहब, एक और ये चीज कि इस बार अखिलेश यादव ने भी वो सोशल इंजीनियरिंग साधने की कोशिश की जो पिछली बार हमने देखा था कि बीजेपी ने करी थी पूर्वांचल में। क्या लग रहा है कि कुछ बेहतर प्रदर्शन हो सकता है इस वजह से? क्या उन्हें इस चीज का फायदा मिलेगा? देखिए, एक जगह पे बीजेपी की तारीफ करनी होगी। जैसे कई बार मैं कहता हूँ, मेरी समझदारी ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन है जो कोई भी नफरत का काम भी बहुत ईमानदारी और मेहनत से करता है। ये मेरी समझदारी, कोई नाट्यपाठी भी रख सकता है। वैसे ही जो भारतीय जनता पार्टी है उसने बूथ लेवल पर लोगों को जोड़ा है। समाजवादी पार्टी के सामने ये चुनौती है कि आप अपने बूथ पर कितनी ईमानदारी से अपने वोट को तब्दील करा पाते, क्योंकि भीड़ तो देखिए बिहार में भी बहुत थी। भीड़ से कहीं वोटिंग का परसेंटेज नहीं था। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि आप अगर राजनीतिक दल हैं तो आपकी सार्वजनिक भूमिकाओं पर जवाबदेही सुनिश्चित होगी। मसलन 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में जैसा लड़ता हुआ विपक्ष दिखना चाहिए था वैसा कमजोर रहा, दिखा नहीं। जनता ये चुनाव लड़ रही है। अगर जनता को ये समझ में आ रहा है कि अखिलेश यादव ने सोशल इंजीनियरिंग की है, तमाम जातियों को जोड़ा है, तो वो सब कोशिश में लगे रहते हैं। बसपा ने भी वो काम किया है, आम आदमी पार्टी ने भी किया है छोटे स्तर पर, कांग्रेस भी अपने ढंग से कर रही है। अब देखना ये है कि जो जनता का रुझान, अखिलेश यादव कितना भरोसा जीतने में कामयाब हो रहे हैं, और अगर 2000 से 5000 की गैप पर तमाम सीटें रहने वाली हैं, ये मेरी समझदारी है। उसमें देखना दिलचस्प होगा कि नेक टू नेक फाइट में अगर वाकई महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, इन सब के सवाल काम करते हैं, जातिगत उत्पीड़न का सवाल काम करता है, तो शायद सत्ता में बदलाव होगा। वरना ये चुनौती है कि वो बीजेपी से किस तरह से। जी बिल्कुल, और बहुत सही बात आपने कही यहाँ पर कि नेक टू नेक फाइट है यहाँ पर, और 10 मार्च को जब स्थिति साफ होगी और सस्पेंस तब तक बना हुआ है। प्रोफेसर साहब भी ये बात कह रहे थे कि जो तमाम पार्टियां होती हैं कहती तो हैं कि हम विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, लेकिन जनसभाओं में हम देखते हैं कि कुछ और ही बातें सामने आती हैं। मसलन हमने देखा, हम अमित शाह की बात कर लें, हम योगी आदित्यनाथ की बात कर लें, आपकी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता जो हैं लगातार इन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं। कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनवा दी समाजवादी पार्टी ने, या फिर बुलडोजर चलवा देंगे, हम आ जाएंगे। तो इस तरह की बातें ज्यादा सामने आती हैं। तो आपको नहीं लगता है कि अगर विकास के लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो इन चीजों को ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए जनसभाओं में? देखिए जारा जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के मुद्दे के साथ ही बढ़ती है और जनता के बीच में भी विकास को लेकर के ही गई। निश्चित रूप से 2017 के किए गए कार्य, 17 से पहले किए गए कार्यों को भी जनता को बताना बहुत आवश्यक है। रही बात बयानों की, तो बयानों को भी मैं बताना चाहता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जगह जिन्ना की मूर्ति लगाना कौन चाहता है, और पाकिस्तान को दुश्मन दोस्त कौन बताता है। और वही बात अभी मैं आपको बता दूं कि डिम्पल जी कह रही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के भगवा का रंग जंक लगा हुआ है, माने किस तरीके से संत समाज का अपमान करने का काम किया जाता है। अरे लाल टोपी आपको क्या लगता है? कोई दूसरी बात, आपके मोहल्ले का रंग है क्या लाल टोपी? सुपेंद्र जी ने अपनी बात रखने दीजिए, फिर आपको भी मौका मिलेगा। ठीक है, दीपक जी कहिए। हाँ, तो दूसरी बात, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर चौमुखी विकास हुआ है, आज उत्तर प्रदेश की जनता उसके साथ जा रही है।
दूसरी बात, जायरा जी, मैं बिल्कुल निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि जनता निश्चित रूप से पीछे किए गए कार्यों के आधार पर आगे के प्रतिनिधित्व को चुन रही है कि 2012 से 17 तक किस तरीके से हम लोग को किस शासनाओं को सेना का पढ़ना पड़ा, किस तरीके से। मैं एक उदाहरण और बताना चाहता हूं कि व्यापारी अपने घर से अगर अपनी दुकान बढ़ा करके जाता था तो निश्चित रूप से रास्ते में बैठे हुए लोग उसको लूटने का काम करते थे। उत्तर प्रदेश के अंदर 600 से ज्यादा दंगे कराए गए 2012 से 17 तक, मगर 17 के बाद में अब उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं होता है। तो ये कहां से ये सब चीजें लेकर करके आती हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता इस बार ये तय करने वाली है। दूसरी बात, जहां तक कि आदरणीय प्रोफेसर हमारे प्रोफेसर साहब भी कह रहे थे ग्रामीण क्षेत्र की, भारतीय जनता पार्टी ने तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी आवाज देने का काम किया। ग्रामीण क्षेत्र में जहां 2017 से पूर्वांचल क्षेत्र की ही बात कर रहा हूं, जहां 2 से 3 दिन तक बिजली नहीं आती थी, आज वहां ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घंटे लगातार बिजली आती है। लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर पे लेकर के शौचालय के संकल्प के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं। हर घर तक हम लोग पहुंचने का काम किए हैं, हर घर को हमने छत देने का काम किया है, हर घर को हमने बिजली देने का काम किया है। तो लगातार ये जो विकास का डेवलपमेंट खड़ा हुआ है, जनता विकास के साथ जा रही है। जी चलिए ठीक है, जनता विकास के साथ जाएगी, देखते हैं किसे चुनती है। सत्येंद्र जी जवाब दे सकते हैं। सत्येंद्र, देखिए ऐसा है, 2020 में लाखों मजदूरों को सड़क पर छोड़ा, 2021 में लाखों भारतीयों को दम तोड़ते हुए कोरोना में अस्पतालों के बाहर छोड़ा, और 2022 में हजारों की तादाद में विदेश में, यूक्रेन में आप देख सकते हैं कि हमारे तमाम छात्रों को छोड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में और देश में दोनों ही जगह सिर्फ और सिर्फ जालसाजी, धोखाधड़ी और फरेबी बात करती है। इनके ऊपर से लेके नीचे तक फरेब, जालसाजी और धोखाधड़ी की भाषा शैली की पर्चियां बटती हैं। इनके बड़े वाले से लेके बीच वाले तक और बीच वाले से लेके नीचे वाले तक सबको देख लीजिए आप, और यहाँ तक कि एक छोटे कार्यकर्ता के से लेकर इनके लास्ट तक आप देख लीजिए, एक ही भाषा है कि पहले मैं 89 किलो का था, अब मैं 49 किलो का रह गया। पहले लूट मची थी, अब रामराज आ गया। पहले लोगों के पास नौकरियां नहीं थी, अब तो पकड़ पकड़ के खेत से पकड़ ले जाते हैं नौकरियां देने के लिए, और जब आदमी कम पड़ जाते हैं तो सांड उठा ले जाते हैं नौकरियां देने के लिए। अब बताइए, इस देश को शिक्षित सरकार चाहिए, इस देश को विजन वाली सरकार चाहिए, इस देश को प्रगति, खुशहाली, तरक्की वाली सरकार चाहिए, इस देश को मूर्ख बनाने वाली, नाली, कचरे और पकौड़े से लेकर अब सांड के गोबर की सरकार नहीं चाहिए। बहनों भाइयों, सांड के गोबर की अब चलिए ठीक है सत्येंद्र यादव जी, ठीक है। चलिए प्रदीप सिंह जी, इस देश को सरकार अखिलेश देखते हैं अखिलेश यादव आते हैं या योगी जी आते हैं या कौन आता है, ये तो 10 मार्च को स्थिति साफ हो पाएगी। प्रदीप सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, कहिए। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने विकास की तमाम चीजें गिनाई। आज हमारे आंकड़े नहीं है, आज निवेश क्षमता के मामले में उत्तर प्रदेश 21 राज्यों में से 20वें स्थान पर सरकारी आंकड़े हैं, हमारे आंकड़े नहीं है। हम ये कहते हैं, बार बार कहते हैं, दंगे की बात कर रहे हैं तो आप भूल गए सुबोध सिंह भारत माँ के लाल को कमल निशान के साथ आपके लोगों ने गोली मार दी थी और थाना फूंक दिया था। आपको भूल गए दलित नौजवान गोली पिघलकर अपनी शादी के लिए जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने नक्सल से मारा, उसका घर जला दिया, और पूरे प्रदेश के नेता जब वहां पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन पर लाठियां चलाई थी। ये आप भूल गए। ये तमाम तरीके की, चाहे खासगंज का मामला रहा हो, चाहे बुलंदशहर का मामला रहा हो, चाहे सहारनपुर का मामला, ये दलीय दंगे और ये जातिवाद दंगे थे। कहीं दलित के खिलाफ दंगा था, कहीं बैकवर्ड के खिलाफ दंगे थे। ये दंगे आपके सुनियोजित थे और कमल निशान के साथ थे। और आप बात कर रहे हैं, आप चाहे गोरखपुर की बात कर लीजिए, चाहे बनारस की बात कर लीजिए, हमने आपसे बार बार कहा कि आज बनारस के लोग हमने बताया किस तरीके से समाज हो गया, और नौजवानों के रोजगार की जहां तक बात है, ये आप क्या करें, 100 में से 68 युवा आज बेरोजगार है। और जब बाढ़ निकालने की बात, रोजगार देने की बात करते तो पूरे 5 साल में आपने 12 बाढ़ निकाली, सारी की सारी घोटालों की पेट चढ़ गई। आप बताइए, नलकूप भर्ती घोटाला आपने किया, पुलिस भर्ती घोटाला आपने किया, शिक्षक भर्ती घोटाला आपने किया, नर्सिंग भर्ती घोटाला आपने किया। केवल और केवल घोटालों की भेंट आपने युवाओं को ठगने का काम किया। और जहां तक आय की बात रही, आपने किसानों की खाद की बोरी से खाद चुरा ली, आपने आय दुगनी करने की बात की, आपने खर्च दुगने कर दिए। और आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी इतना संवेदनहीन बयान दे रहे हैं कि हमने तुम्हें नमक खिलाया है,
इसलिए तुम हमें वोट दो। कि किसी भी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आप अपने नागरिकों को भोजन मुहैया कराएं, और आप नमक खिला दिए वोट मांग रहे, आप उनके स्वाभिमान को चुनौती दे रहे हो, उन्हें चोट पहुंचाने का काम कर रहे हो। बिल्कुल जाहिर तौर पर ये जिम्मेदारी होती है हर सरकार की कि उस अपने यहाँ की जनता को पूरा राशन मुहैया कराया जाए। ये प्रोफेसर लक्ष्मण आपके पास आना चाहूंगी। अब अम्बेडकर नगर की आपने इससे पहले भी बात की थी, तो अम्बेडकर नगर को अगर हम देखें तो बसपा काफी अच्छा प्रदर्शन यहाँ से करती आई है पहले, अगर हम बात करें इतिहास में तो। लेकिन इस बार अगर देखें तो सभी सीटों पर पूरे उत्तर प्रदेश में सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच में है। लेकिन खासतौर से अम्बेडकर नगर में देखें तो यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है। इसे किस तरीके से देखा जाए, क्या यहाँ पे कुछ अलग हमें नतीजे देखने को मिल सकते हैं, अलग समीकरण देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि इस इलाके में अगर बात करें तो एक बाढ़ भी एक बड़ा मुद्दा माना जाता है। देखिए, अम्बेडकर नगर स्पेसिफिक अगर बात करेंगे तो यहाँ यह बिल्कुल क्लियर है कि 3 बड़े नेता बहुजन समाज पार्टी के जो बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, राकेश त्रिपाठी हो या रामचल राजभर हो या लालजी वर्मा हो। तो इसके चलते इन, और चूंकि बड़े नेता रहे, इन्होंने मंत्री भी रहे हैं, अपने इलाके में काम भी किया होगा, तो एक पकड़ होती है। लेकिन 1-2 सीटें जैसे टांडा की सीट है, वहां भी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने एक साथ कैंडिडेट उतारे हैं, एक ही बिरादरी के। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने वहां एक मुस्लिम कैंडिडेट दिया है, और ये वो इलाके हैं जहां अति पिछड़ी जातियां, मुसलमान वोटर ये ज्यादा तादाद में हैं। तो परंपरागत रूप से ये जिला बहुजन समाज पार्टी के गढ़ में रहा है। लेकिन 2012 के पहले तक का समीकरण बिल्कुल अलग है। पूर्वांचल के इन 10 जिलों में जहां 6वें चरण के चुनाव में वोट पड़े हैं आज या 7वें में पड़ेंगे, इनमें एक जमाने में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ये ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ती रही है। लेकिन 2017 में इन्हीं जातीय समीकरणों को साधते हुए सामाजिक न्याय की दावा करने वाली समाजवादी पार्टी और बहुजन बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ एक माहौल बना करके बीजेपी ने बड़ी बढ़त बनाई थी। और इस बार के चुनाव में अम्बेडकर नगर ही नहीं, कुशीनगर की सीट ले लें, 7 सीटें देवरिया की सीट ले लें, या आप आगे चलेंगे तो महाराजगंज की सीटें ले लें। गोरखपुर में लड़ाई एक बार कई जगह पे टक्कर की दिखाई दे रही है। वोटिंग परसेंटेज के साथ साथ अभी तो हम लोग मिजाज ही पढ़ सकते हैं ना। इतनी नाराजगी समाजवादी पार्टी के खिलाफ 17 में रही हो, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ 12 में रही हो, उससे ज्यादा नाराजगी इस समय तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2022 में देख रही है। और यह नाराजगी डबल इंजन की सरकार होने के नाते 2 तरफा भी हो जाती है। केंद्र की भी कई नीतियां हैं जिनका असर यहाँ पर पड़ता है, राज्य में भी आपको मौका मिला था। तो चुनाव, मुझे लगता है, आखिरी टिप्पणी मेरी ये है, देखिए कि हम कई बार अपने विमर्शों में, अपनी बातचीत में भाषा के स्तर को गिरता हुआ तो देख ही रहे हैं, हम पूरी सियासत के स्तर को गिरता हुआ देख रहे हैं। मेरी समझदारी ये कहती है कि नौजवानों से बात करिए, उन्हें शिक्षा और रोजगार चाहिए। मैं इलाहाबाद से पढ़ा हूँ, और जब इलाहाबाद में हॉस्टल में घुस करके लाठी मारी गई तो वो वोटर सबके हैं, वो कम से कम न्याय करेंगे। किसान पहचान है, विद्यार्थी पहचान है, घरेलू महंगाई जो दर आई है। आपने 2017 के पहले जिन बातों पर चुनाव लड़ा था, अगर उसी बातों को लेकर के आज जनता आपके खिलाफ खड़ी है तो वो जनता के विवेक पर भरोसा करिए। और आखिरी टिप्पणी पिछली बात में बहुत जरूरी है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ये होती है कि वह जनता के पक्ष में अनाज, रोटी, कपड़ा, मकान के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार 6 बुनियादी चीजें। आप अगर किसी को ये मुहैया करा रहे हैं तो आपको ये एहसान नहीं कर रहे कि आपके लिए थैंक यू का पोस्टर करोड़ों रुपए के विज्ञापन पर दिया जाए। जनता के लिए अगर आप काम करते हैं तो जनता अपने आप आपको चुनेगी, आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं है। जाहिर तौर पर, और ये जिम्मेदारी भी है आपकी, जब आप एक देश के प्रधानमंत्री हैं या एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो आप अपनी जनता को सुविधा मुहैया कराएंगे। आप नहीं कराएंगे तो भाई कौन कराएगा? वही तो है। दीपक सोनकर जी, आप क्या कहेंगे? जैसे कि प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि जनता में नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी को लेकर इस बार, आपको क्या लग रहा है, क्या इसका नुकसान आप लोगों को उठाना पड़ सकता है? देखिए जयरा जी, इसका निश्चित तो निर्णय है 10 मार्च को हो जाएगा कि जनता किससे नाराज है और जनता किसके पक्ष में है। बात रही अभी हमारे आदरणीय प्रदीप जी बार बार बनारस की बात कर रहे हैं, तो बनारस की भी बात मैं आपको बता दूं कि बनारस के लोग तो बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर की योजना में खोए हुए हैं, और इतना भव्य कॉरिडोर बना हुआ है कि पूरा बनारस बम बम बोल रहा है। और आप जब घोटाले की बात कर रहे हैं तो मुझे भी याद आ रहा है 2G घोटाला,
4G घोटाला, जीजाजी घोटाला, तो ये सब घोटाले उत्तर प्रदेश के अंदर चलने वाले नहीं है। इस बार जीजाजी और सारे जीजाजी जो है 17 के बाद इटली में दिखाई देंगे, अपने नानी के घर दिखाई देंगे, ये निश्चित हो जाएगा। और 2017 के बाद जैसे भी बदलाव दिखाई दिया है, जब 2017 में समाजवादी पार्टी कहते थी कि काम बोलता है, उस काम बोलने का जवाब कारनामा बोलने के साथ जनता ने दिया। उस जनता के जवाब के साथ ही निश्चित रूप से 2022 में भी उत्तर प्रदेश से सपा हो जाएगी। जी, कह रहे हैं सपा सफा हो जाएगी। सत्येंद्र जी क्या कहेंगे? आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है सत्येंद्र यादव जी हम तक, आप म्यूट पर हैं शायद। देखिए, सबके सब स्ट्रगलिंग एक्टर की तरह, थिएटर के एक्टर की तरह ऊपर से नीचे तक एक्टिंग कर रहे हैं। ये जो बैठे हुए हैं भाई, इनका पूरा आप डिबेट देख लेंगे ना तो सिर्फ स्ट्रगलिंग एक्टर की तरह ये टीवीसी का विज्ञापन कर रहे हैं जो रात को 12 बजे शुरू होता है। प्रधानमंत्री जी को कोई कान में बता दे क्या माननीय भाई सत्येंद्र जी जो भारतीय जनता पार्टी ने किया उसको बताने का काम कर रहे हैं। सुनिए, जब मैं बोलूं ना, आप मेरा नाम जानते हैं ना, ऊपर इसमें क्या लिखा है, जब मैं बोलूं तो आप भी मेरा नाम जानते हैं, तो ये मत कहिए जब मैं बोलूं तो शांति से सुने। सुनिए, नाम गूगल कर लीजिएगा। जब मैं बोलूं शांति से सुने। मैं आपको सुन रहा था, मैं आपको सुन रहा था ना, इसलिए ये कुतर्क वाला डिबेट मेरे साथ नहीं करिए, ठीक है? आप पहले सुनिए। ऊपर से लेके नीचे तक सिर्फ और सिर्फ आप देखिए, ये लोग वीडियो शूटिंग करते हैं, ये लोग मेकअप करके तैयार होके, जैसे बाबा जी ने एक एक्टिंग किया, छोटा सा क्लिप बनवाया हेलीकॉप्टर से, बाकायदा कैमरे से शूटिंग करवाया। वो देखो वो डायलॉग बता रहे बाबा जी ने जो अभिनय किया, बहुत अच्छा अभिनय किया। वो देखो मेरी सभा में बुलडोजर खड़े हैं। उसके बाद एक फंबल भी था हल्का छोटा सा। अरे भैया क्या है, आप एक सन्यासी हैं, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, आप क्या बताना चाहते हैं? आपने ये क्यों नहीं बताया कि वो देखो कितना रोजगार हमने दिया, देखो कितने बेरोजगार घूम रहे हैं, वो देखो जिन बहनों को रात में जलाया गया उनका परिवार घूम रहा है, वो देखो। सत्येंद्र जी संक्षिप्त में, थोड़ा समय की कमी है मेरे पास। तो उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव की प्रचंड बहुमत में सरकार बनने वाली है, और ये हिंदू मुसलमानों को जिस तरह से बांट के, मुख्यमंत्री जी बेचारे गला थक गया उनका, सुबह से शाम तक चिल्लाते हिंदू मुस्लिम। इस देश को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म सभी वर्ग के लोग एक साथ मिलकर अखिलेश यादव जी को एक विजनरी लीडर और आने वाले समय में प्रगति, खुशहाली, तरक्की की सरकार देने जा रहे हैं 10 तारीख को। चलिए और ठीक है, देखेंगे बंद होने वाला है। बिल्कुल स्थिति साफ हो जाएगी तभी 10 तारीख को। प्रदीप सिंह जी, आपको क्या लग रहा है? प्रियंका गांधी ने खूब मेहनत की है, लेकिन अगर राज्य स्तर पर हम बात करें तो कांग्रेस इतना बेहतर प्रदर्शन नहीं करती आई है उत्तर प्रदेश में, और हम देखें अगर तो कोई एक बड़ा नेता राज्य स्तर पर कोई नहीं है आपकी पार्टी में, तो आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे अगर ऐसे में आपको कुछ सीटें मिल भी जाती हैं तो? निश्चित तौर पर हमारी नेता प्रियंका गांधी न सिर्फ देश में बल्कि उत्तर प्रदेश में सरकार नेता है। हमारे पास प्रमोद तिवारी जी हैं, हमारे पास सलमान खुर्शीद जी हैं, हमारे पास सुभाष जायसवाल जी हैं, हमारे पास BL पुनिया है, हमारे पास आराधना जी हैं, हमारे पास अजय कुमार जी लल्लू जो इसकी गिरफ्तारी का इतिहास बन चुका है। हमने 5 साल इस सरकार को आईना दिखाया है। हम आज कोरोना 20 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं, हम किसानों का कर्ज माफ करने की बात कर रहे हैं, हम दिल्ली का बिल माफ करने की बात कर रहे हैं, हम कोरोना काल का बकाया साफ करने की बात कर रहे हैं, हम मुद्दों पर बात कर रहे हैं, ये जाति पर बात कर रहे हैं, हम धरती निकालने की बात कर रहे हैं, ये चर्बी निकालने की बात कर रहे हैं। ये मत है हमने और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह गाँव में भगाए जा रहे हैं, इसके उदाहरण आप सभी लोगों ने दिखाए हैं। लोग प्रधानमंत्री जी के बयानों में जिस तरह हताशा और निराशा दिखाई पड़ रही है, मुख्यमंत्री जी की भाषा में इस तरह से आक्रोश दिखाई पड़ रहा, निश्चित तौर पर ये हार का पंचायत है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा 10 मार्च को एक नारा चलेगा, 10 मार्च भारतीय जनता पार्टी साहब, और एक गाना चलेगा, चल सन्यासी मंदिर में। चलिए देखते हैं कौन सा गाना चलता है और किसकी सरकार आती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में, और लोकतंत्र में इसी के साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।